चलिए सभी को गुड मॉर्निंग और शुरू करते हैं। आज कल तो नहीं हो पाया था, नहीं बहुत देर से बच्चे आते हैं। शुरू करते हैं। धारा 29 सेक्शन 29 बहुत छोटी सी धारा है, बहुत साधारण है। एग्रीमेंट्स वाइड फॉर अनसर्टेनिटी। अगर कोई एग्रीमेंट आप कर रहे हैं, एग्रीमेंट ही आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, तो लॉ में इन्फोर्सेबिलिटी तभी हो सकती है। लॉ भी कहेगा ना, आप कोर्ट में जाओगे और आपके एग्रीमेंट में सारी अनसर्टेन चीजें भरी हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, कुछ खरीदने की बात है तो आपका रेट नहीं फिक्स है, कब आपकी डिलीवरी होगी वो नहीं फिक्स है, क्या मोड ऑफ पेमेंट होगा वो नहीं फिक्स है, कुछ भी फिक्स नहीं है। आप कह रहे हो हमने इनसे खरीदने को कहा था और इन्होंने मुझे बेचा नहीं। कोर्ट क्या करेगा? डांट के भगा देगा, कहेगा पहले जाओ कुछ चीजें निर्धारित तो करके आओ, कुछ सर्टेन तो करके आओ कि क्या खरीदना था, कब खरीदना था, कितने में खरीदना था, डिलीवरी कैसे होनी थी, मोड ऑफ पेमेंट कैसे था। ये सारी चीजें पहले आप तय करो, तब न कोई करार होगा, तब कोई एग्रीमेंट होगा, तब उसको आप इन्फोर्स करा पाएंगे। और जब इन्फोर्स कराने की उसमें एलिजिबिलिटी आ जाएगी तब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो उसमें एलिजिबिलिटी आने का ये भी एक शर्त है कि द एग्रीमेंट शुड बी सर्टेन। तो 29 यही कहता है 29 एग्रीमेंट्स वाइड फॉर अनसर्टेनिटी। बेयर देखिएगा क्या कहा गया है। एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन। यानी कोई करार जो सर्टेन नहीं है, नॉट सर्टेन, not being capable of made certain, capable of being made मतलब being made certain। not certain और not capable यहां लिख लीजिएगा, और not। दो ही बातें कही गई। अगर किसी करार में जो उसकी शर्तें हैं, कंडीशंस हैं, या क्या आप करार कर रहे हैं एज होल, दैट इज नॉट सर्टेन। ठीक है, हम ऐसी बातें किए हैं जो कि अगर एक्सप्लेन की जाए, उनको थोड़ा इंटरप्रेट किया जाए, थोड़ा उन पर दिमाग लगाया जाए तो वो निर्धारित की भी जा सकती हैं, या तो वो निश्चित नहीं है और दिमाग लगाने के बावजूद, थोड़ा उस पर बात करने के बाद भी वो सर्टेन नहीं की जा सकती है। नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन। तो इन दोनों स्थितियों में, अगर मान लीजिए पहली नहीं है, दूसरी है, थोड़ी देर बाद ये सर्टेन हो सकता है, कुछ इस पे सोचा जाए तो शायद कुछ अर्थ निकल आए सर्टेनिटी का, ये भी नहीं है। जब दोनों नहीं है तो क्या होगा? आर वॉइड। इन दोनों कंडीशंस में एग्रीमेंट्स आर वॉइड। इतना ही कहा गया है, ठीक है, इतना ही कहा गया। तो एक अभी हम लोग इसके पढ़ेंगे, चूंकि इसमें और कुछ नहीं है, 2-3 पॉइंट्स पे बात करेंगे, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा जो इसके इलस्ट्रेशंस हैं उस पर भी बात करेंगे। एक उसके पहले केस देखते हैं। गुथिंग वर्सेस लिन, GUTHYNG वर्सेस LYNN। गुथिंग वर्सेस लिन में एक घोड़ा खरीदने की बात होती है, तो रेट का कुछ ऊपर नीचे हो रहा था, नहीं तय हो पा रहा था। तो जो क्रेता था, जो बायर था, वो कहता है अगर ये मेरे लिए आपका ये जो घोड़ा है ये लकी हुआ, ये अगर लकी हुआ, यानी मेरे लिए क्या बोलते हैं, लकी को किस्मत वाला बोलेंगे ना, हाँ, भाग्यवान। अगर ये मेरे भाग्य को बढ़ाने वाला हुआ, मेरे लिए लकी हुआ, मेरी किस्मत को तेज करने वाला हुआ, तो मैं इसके 5 पाउंड और दूंगा। ये एग्रीमेंट 5 पाउंड, 5 पाउंड मोर टू पे। बायर एग्रीड टू पे 5 पाउंड्स मोर इफ हॉर्स इज लकी फॉर हिम। ठीक है। बाद में दूसरे वाले ने कहा कि भाई पैसा दो 5 रुपए, 5 पाउंड जो है, तो कुछ विवाद हुआ, लकी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो कोर्ट में गया। कोर्ट में फिर मामला, न्यायाधीश क्या करेगा? घोड़े का लकीनेस जो है वो कैसे डिसाइड करेगा भाई?
क्या पैरामीटर है कि आप हमारे लिए लकी हैं या अनलकी हैं, घोड़ा लकी है या अनलकी है, क्या पैरामीटर है? तो क्या हुआ, यहां अनसर्टेनिटी होगी कि नहीं होगी? इस फैक्टर को डिसाइड करने के लिए अनसर्टेनिटी है। अरे भाई स्पीड की बात होती, कुछ और बात होती, क्वालिटी की बात होती तो बात समझ में आता है। लकी होने का बात, तो ये इसका एक बहुत अच्छा सा उदाहरण है। तो इसमें क्या हुआ, दैट एग्रीमेंट इज वॉइड। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसके इलस्ट्रेशंस को देखते हैं। केस नेम जरा एक बार चेक बोल दीजिए। गुथिंग, GUTHYNG, दिख रहा है? दिख रहा है? ठीक है, तो अब देखिए एक चीज यहीं पे आपको हम सोच रहे हैं यहां पे बता दें कि आगे बताएं। चलिए बाद में ही बताते हैं। इसके थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इलस्ट्रेशंस। इन दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा, नॉट सर्टेन, नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन, दो बातें होनी चाहिए। तो इसके इलस्ट्रेशंस को जरा सा प्लीज आप लोग जल्दी जल्दी देख लेंगे, बहुत छोटे छोटे इलस्ट्रेशंस हैं क्योंकि इसमें और कुछ नहीं है समझाने के लिए खास। अब देखिए, A agrees to sell to B 100 tons of oil, ठीक है। 100 टन्स ऑफ ऑयल की बात हो रही है। अरे यार एक सेकेंड, 100 टन्स ऑफ ऑयल्स की बात हो रही है। ए है और बी है, ये जो है ऑयल्स में ट्रेड करता है, ठीक है। ऑयल्स ट्रेडिंग इसकी बिजनेस है, व्यापार है, जो भी कहेंगे आप। तो ऑयल में ट्रेड करता है और ये इसको कहता है 100 ऑफ टन्स मैं आपको सेल करूंगा ऑयल। क्या इसमें कुछ निश्चितता है क्या, सर्टेनिटी कुछ है क्या, बताइए भाई। नो सर। हाँ पढ़े होंगे आप। तो इसमें किस चीज की सर्टेनिटी नहीं, ये ऑयल में जो ट्रेड करता है, ये हो सकता है पाम ऑयल बेचता हो, ये हो सकता है कोकोनट ऑयल बेचता हो, ठीक है, ये हो सकता है मस्टर्ड ऑयल बेचता हो, ये हो सकता है डीजल बेचता हो, वो भी तो ऑयल का ही एक रूप हुआ। हो सकता है ढेर सारी चीजें ये बेच रहा है, बट बात क्या कर रहा है, हंड्रेड्स ऑफ टन्स ऑफ ऑयल, जो भी है 100 टन्स ऑफ ऑयल, ठीक है। तो इसमें किस तरह का ऑयल होगा, ऑयल की जो मतलब टाइप है वो डिसाइड नहीं है। तो जब विषय वस्तु ही, सब्जेक्ट मैटर ही नहीं डिसाइड है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इसको एग्जीक्यूट किया जाए भाई? कैसे कहेंगे एग्जीक्यूट किया जाए, नहीं कर पाएंगे। तो इट मीन्स, आज पोर्टल पे क्लास नहीं लग रही, इट मीन्स ये वॉइड हुआ। पहला वाला आपने देख लिया कि सब्जेक्ट मैटर की सर्टेनिटी बहुत आवश्यक है। दूसरा वाला क्या है, A agrees to sell to B 100 tons of oil of a specified description। अब देखिए डिस्क्रिप्शन यहां आ गया, क्या है, known as an article of commerce, ठीक है। There is no uncertainty here to make the agreement void। अगर यहां पे तेल की डिस्क्रिप्शन, जो कि जिसका वाणिज्य हो सकता है, व्यापार हो सकता है, उसके संदर्भ में अगर कोई एग्रीमेंट किया गया है तो क्या होगा, वो तब वो शून्य नहीं होगा। किस आधार पे इसको आप शून्य बना पाएंगे, किसी आधार पे नहीं। यानी यहां पे डिस्क्रिप्शन है, रेट है, कॉमर्स का जो भी रेट होगा, वाणिज्य का जो व्यापार का रेट होगा है, तो सर्टेनिटी है। फिर सी देखिए, ए हु इज अ डीलर। अच्छा एक चीज और, मैं अभी तक इलस्ट्रेशन पे बहुत जोर नहीं देता हूं, ये मेरा प्रिजम्पशन है कि आप इलस्ट्रेशन पढ़ लेते होंगे। इलस्ट्रेशन पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको कोई केस ला नहीं आ रहा है, इलस्ट्रेशन लिखा हुआ है उसको आप लिख देंगे, आपका काम 50% हो जाएगा। लेकिन अगर इलस्ट्रेशन नहीं समझेंगे तो आपको उसका
विश्लेषण जो इंटरप्रिटेशन है वो नहीं आपको ठीक से समझ में आएगी, इसलिए इलस्ट्रेशन पढ़ लिया करिए। यहाँ इसलिए पढ़ रहा हूँ कि इसमें और कुछ नहीं है, इसलिए बता दे रहा हूँ दो तीन थोड़ा सा डिफरेंसेस जो है। ए हु इज अ डीलर ऑफ कोकोनट ऑयल ओनली, देखिए कोकोनट ऑयल ओनली एग्रीज टू सेल टू बी 100 टन ऑफ ऑयल। अब अगर ये बंदा जो यहाँ पे देखिए 1 2 3 जो है एक ही तरह के उस पे वो है, एक ही तरह के इलस्ट्रेशंस हैं। अब मान लीजिए ये जो क्या है कि कोकोनट ऑयल में ही डील करता है ए और 100 टन बेचने की बात कर रहा है, तो क्या होगा? क्या ये कहा जा सकता है कि सब्जेक्ट मैटर की अनसर्टेनिटी है? अरे आप मेरे पास आए हो तो जान रहे हो कि मैं कोकोनट में डील कर रहा हूं, तो आप कोकोनट ही सप्लाई करूंगा ना। तो यहां क्या स्थिति होगी? तो वैलिड होगा सर। हाँ वैलिड होगा, वैलिड होगा, बिल्कुल वैलिड होगा, क्योंकि आपको पता है कि कोकोनट ऑयल ही उसके पास है, डील्स इन कोकोनट ऑयल ओनली। लिखा क्या है? द नेचर ऑफ एज ट्रेड affords an indication of the meaning of the words and A has entered into a contract for the sale of 100 tons of coconut oil, जिसको कहते हैं ना, देखिए मैंने शुरू में बताया था इम्प्लाइड और एक्सप्रेस। अगर ये लिखा है इसका बोर्ड जो अपने दुकान पे इसने बोर्ड लिखा है कि कोकोनट ऑयल केवल नारियल के तेलों में डील करने वाला डीलर या कोकोनट ऑयल का डीलर, फिर आप उसके पास जा रहे हो, उससे कह रहे हो 100 टन मुझे तेल दे लेना है, ये रेट पे, इस रेट पे हमें चाहिए। बाद में आप थोड़ी कह सकते हो मैंने डीजल के लिए बात की थी या पाम ऑयल की बात की थी या कोई और मस्टर्ड ऑयल बात की थी। इम्प्लाइड है कि आप समझ लिए हो कि ये कोकोनट ऑयल ही बेचता है और कोकोनट ऑयल के लिए ही आपने ऑफर किया, उसने एक्सेप्ट किया और आपकी सप्लाई हो रही। यू कैन नॉट डिनाई विद दैट एग्रीमेंट। तो ये तीन जो है एक ही तरह के हैं, तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, उनको आप समझ लीजिए। देखिए चौथा क्या है? मैं कहता हूं ए एग्रीज टू सेल टू बी ऑल द ग्रेन्स ऑफ माई ग्रेनरी इन रामनगर। मान लीजिए कोई एक थोक विक्रेता है और कोई थोक क्रेता भी मिल गया उसको, क्या होगा? ए के पास कई सारे स्टोर्स हैं, स्टोर 1, स्टोर 2, स्टोर 3। जो बायर है वो देखता है और इन लोगों का ये डील होता है कि ठीक है ये वाला S3 जो है स्टोर 3 है विच इज सिचुएटेड इन रामनगर एंड ए एग्रीज टू सेल ऑल द ग्रेन विच इज इन S3 यानी स्टोर 3 इज इन रामनगर। उस रामनगर के स्टोर के सारे ग्रेन को वो बेचने का करार ए और बी का हो रहा है। इसमें कोई अनिश्चितता नहीं है, कोई अनिश्चितता नहीं है, ये वैलिड होगा, ध्यान रखिएगा। देखिए क्या लिखा है, देयर इज नो अनसर्टेनिटी हियर टू मेक द एग्रीमेंट वॉयड। ठीक है, ठीक है ना। अब ई जो है, ई को अभी मैं बता दे रहा हूं, आगे एक अलग हेडिंग में या चलिए आगे चलते हैं, ई को वहां ले आएंगे। ठीक है, आगे जब पढ़ते हैं तो लाएंगे। अब अनिश्चितता की 2-4 और उदाहरण समझते हैं। अगर मान लीजिए ये केस आप जरूर 2-3 जगह इसको इसमें कोट कर सकते हैं, मे बुचर वर्सेस किंग। इस केस में क्या है, अगर हम ये डील करें, चलो हम रेट बाद में तय करेंगे, तो मेन तो किसी कॉन्ट्रैक्ट का जो सार होगा क्रय विक्रय बाई और परचेज और सेल में, उसमें रेट ही ना होती है। अगर रेट ही हम तय नहीं किए, उसको हमने टाल दिया कि बाद में तय करेंगे, आप अभी सप्लाई कर दो, और बाद में उसमें कोई विवाद हो गया, तो या तो ये रहे कि भाई ठीक है जो तुम कहोगे हम दे देंगे बाद में, इतनी अंडरस्टैंडिंग है तब तो ठीक है। लेकिन अगर यह है कि नहीं रेट हम बाद में तय करेंगे, तय करना माने नेगोशिएशन, तो और अभी सप्लाई आप ले लें, सप्लाई अभी ले लें, तुरंत इंस्टेंट, रेट बाद में, तो इसमें अनिश्चितता क्या कुछ समझ में आ रही है क्या? हाँ इसमें जी
हाँ ऋषभ, सर रेट अगर कुछ न रहे तो अनिश्चित है। और बाद में ये है कि बाद में हम तय करेंगे, पॉइंट जो है तय करना, नेगोशिएट करना, बार्गेन करना। और बार्गेनिंग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी भगवान जाने, नहीं हो पाई तो क्या होगा। इसलिए ये जो बिंदु होगा कि भविष्य में तय किया जाएगा रेट, ये शून्य होगा। इसी का कंट्राडिक्शन आप नहीं कहेंगे, लेकिन ये कह सकते हैं कि अगर रेट जो है उस पर दोनों पक्षकार मौन है, हमारी आपकी डीलिंग होती रहती है और हमने कुछ ऑर्डर किया, आपने उसको सप्लाई कर दिया, रेट की कहीं कोई बात नहीं है, ठीक है, किसी ने रेट की कोई बात नहीं की कि भविष्य में बात करेंगे या पुराना रेट नया रेट, कोई बात नहीं। एक क्या है, एक आपको प्लेस किया गया ऑर्डर एंड यू सप्लाइड दैट ऑर्डर, नो डिस्कशन अबाउट रेट, दोनों बोथ ऑफ द पार्टीज आर साइलेंट ऑन द मैटर ऑफ रेट, तो क्या हो, तो वहां उसको वैलिड माना जाएगा। ये आप जान लीजिए, अगर दोनों मौन है तो इसका मतलब कि ठीक है, दोनों सहमत है कि कहीं ना कहीं हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, वहां पे उसको वाइड नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, वाइड नहीं करेंगे। और इसके पीछे एक तर्क है, तर्क ये है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में सेक्शन 9 में कुछ प्रोविजन दिए गए, उसमें 2 प्रोविजन है। जब आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पता लगेगा नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट सेमेस्टर। तो ऐसी स्थितियों में वहां सेक्शन 9 लागू होता है और ये होता है कि जो भी रीजनेबल रेट उस समय मार्केट रेट या जो भी होगा वो जो सप्लायर है वो उसको प्राप्त कर सकता है, इसलिए इसको वॉइड नहीं किया गया है। आप पॉइंट लिखते जाइएगा, जब पक्षकार मौन है, when the parties are silent, साइलेंट किस चीज के में, रिगार्डिंग टू रेट, तो ये वॉइड नहीं होगा, नॉट वॉइड, वैलिड होगा। उसको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की धारा 9 में डील किया जाएगा और उसके अनुसार ये मान लिया जाएगा कि उसको रीजनेबल रेट मिल जाएगा। लेकिन अभी जो ऊपर बताया, अगर रेट तय करने की बात भविष्य में करेंगे तो वो अनिश्चित मान लिया जाएगा। इस चीज को एकदम दिमाग में आप फिट रखिएगा। अब एक बात और आती है कि मान लीजिए, लिख लीजिएगा भाई, जो पॉइंट में क्या होता है, जो हाँ भाई क्या बोले सर, इस केस में क्या होता है, मौन रहते हैं या फिर बाद में तय करने के बाद? किसमें, जो भी बताया केस में बुचर वर्सेस किंग ना, इसमें ये था कि हम भविष्य में तय करेंगे, कुछ ऐसा मामला था। तो उसमें कोर्ट ने, देखिए मैंने एक बार बताया था कि कोर्ट एक केस में कोई एक ही डिस्प्यूट लेके जाता है तो उसी पे केवल निर्णय नहीं देती, अगल बगल भी वो देख के 2-4 निर्णय एक साथ दे देती है। तो इस वाले में ये निर्णय दिया गया था, ये भी निर्णय का एक पार्ट था कि अगर भविष्य में रेट तय करने की बात की जाएगी तो वो वाइड होगा। इस तरह से इसको लिखना है, ठीक है। अब इसको मैं बुचर को आगे भी हम पढ़ेंगे, हाँ, तो इसको इस तरह से आप प्रेजेंट किया करिए। फिर दूसरा पॉइंट ये लिखिएगा, अगर पार्टीज साइलेंट है तो ये वैलिड होगा, वाइड नहीं होगा। तीसरी स्थिति क्या आ सकती है, तीसरी स्थिति आ सकती है, ए और बी, जो इन्होंने मतलब ये बायर है, ये सप्लायर है, ठीक है, दोनों ने कहा भाई रेट बताओ, रेट बताओ, रेट बताओ, बोला भाई आप रेट जानते हो, ऐसा है वैसा है, दोनों में रेट नहीं तय हो पाया, तो ठीक है, दोनों ने छोड़ दिया कि जो रेट सी कह देगा, ये थर्ड पर्सन है, सी जो रेट कह देगा उस रेट को मान लेंगे, हम आपको उस पर पे कर देंगे। बोला ठीक है, जो वो कह देगा हम वही रेट आपसे ले लेंगे, ठीक है। तो अगर ये स्थिति आती है तो क्या होगा, अभी मैं जो इलस्ट्रेशन डी बता रहा था, जरा सा देखिएगा, इलस्ट्रेशन डी, नहीं डी तो हो गया, ई। A agrees to sell to B 1000 small of rice at a price to be fixed by C. A B को बेचने की बात करता है उस रेट पे जो कि C द्वारा फिक्स किया जाएगा, यही है, ठीक है। As the price is capable of being made certain, देखिएगा अभी यहां पे रेट जो है वो फिक्स नहीं है, ठीक है, नॉट सर्टेन, यहां देखिएगा, इसीलिए अभी तक मैंने इसको नहीं मिटाया। Not certain, rate is not certain, but it can be, या it is capable of being made certain। कब certain हो जाएगा,
जब सी कह देगा ठीक है ये रेट मैं डिसाइड कर रहा हूं और दोनों पार्टीज को उसको फॉलो करना पड़ेगा। नॉट सर्टेन, इस केस में दोनों ये कवर हो रहे हैं, देखिएगा नॉट सर्टेन रेट सर्टेन नहीं है, लेकिन कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन है ना। सी जब कह देगा ये रेट है तो वही रेट हो जाएगा। तो इसलिए ये दोनों कंडीशंस यहां पे ई में फुलफिल हो रही हैं। आप इसको उदाहरण के साथ समझा सकते हैं, ठीक है। तो जब ये सी जो रेट कह देगा वही रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। दैट रेट विल बी एप्लीकेबल ऑन द बोथ पार्टीज फॉर द गुड्स सप्लाइड। तो ये क्या होगा, वैलिड होगा, ध्यान रखिएगा वैलिड होगा। अब एक और ई है उसको भी देख लेते हैं, ई नहीं एफ को देख लेते हैं। ए एग्रीज टू सेल टू बी माई व्हाइट हॉर्स फॉर ₹500 और ₹1000। बताओ भाई ये हो गया ना, समझ में आ गया यहां तक? वाइड हो गया नहीं, इसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं जो अभी तक लिखा हूं वो समझ में आ गया? ओके पार्टनर। हाँ जी सर जो नीचे वाला लाइन लिखे थे, हाँ when the parties are silent regarding to say is not white। हाँ सर यहाँ तो शांत रह सकता है, हो सकता है फ्यूचर में डिसाइड ना कर पाए। नहीं यहाँ नहीं, देखिए मैंने दो बात कहा, तय करने की बात नहीं है, तय करने की बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा, तय करने की बात नहीं है। बात यह है कि ठीक है भाई आप यूजुअल कोर्स में जो हमारी सप्लाई होती रहती है हम उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑर्डर कर रहे हैं, आप सप्लाई करो, इसमें रोज रोज रेट की बात नहीं होती है, ठीक है। तो बाद में ये नहीं कह सकते हो कि हाँ आप इसमें, मतलब ये उदाहरण दे रहा हूं, बाद में आप उसमें नहीं, रेट तो बात ही नहीं थी, वाइड हो गया मैं नहीं दूंगा, अपना चाहे तो सामान वापस ले, ऐसा नहीं है। वो मान लिया जाएगा कि आपने, मैंने बताया ना इंप्लाइड वाला मामला हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। यू आर एग्रीड टू पे वट एवर अमाउंट इज। हाँ वहां तय करने की बात नहीं हो रही, वहां दे आर साइलेंट, एकदम साइलेंट, ठीक है भेजो। तय करने की बात होती तो वाइड हो जाता कि भविष्य में हम रेट इसका तय करेंगे, आज सप्लाई करो ना। थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है, उसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। सर साइलेंट वहां पे अप्लाई होगा सर जहाँ पे जो है यूजुअल ट्रांसफर होता रहता है सर ना। एक उदाहरण है, एक उदाहरण है, इसके और भी उदाहरण हो सकते हैं। हमने आपसे कहा आप भेज दो, हमने कभी उस चीज को नहीं खरीदा है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि आप ठीक है हमारे लिए रेट सही लगाते हो, भेज दोगे, आई एम कंपेल्ड टू पे। एक उदाहरण मैंने आपको बताया यूजुअल सप्लाई का, वैसे और भी स्थितियां हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। हमने आपको कह दिया आप सप्लायर हो, हमारे आपके संबंध है, आपने भेज दिया तो ठीक है मैं खरीदूंगा आपसे, रेट की बात नहीं की है ना। रेट की अगर बात करते ठीक है आप भेजो, बाद में रेट देख लेंगे, बाद में रेट नहीं देखेंगे, बाद में रेट देखेंगे वाइड, आप भेज दो जो कहोगे हम दे देंगे, चलेगा, खत्म का, ठीक। इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। ए बी को एक हॉर्स जो है वो बेचने की बात कर रहा है। अब ये कहता है या तो 1000 दे दो या 500 दे दो, हद होती है बकलो लेगी, तो कैसे होगा, नहीं ना होगा, वैलिड नहीं हुआ ना, रेट की सर्टेनिटी नहीं हो रही है, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके इलस्ट्रेशंस हो गए। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम 2-3 पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे जो अगर आप हेडिंग में कभी लिखना चाहेंगे तो बातें हो चुकी हैं। अगर यही जो अभी बात हो रही है एग्रीमेंट्स टू एग्री, पहला मैं बता चुका हूं सब कुछ, एग्रीमेंट्स टू एग्री, टू बी एग्री क्या होगा, हम ये कहते हैं कि हम बाद में देखेंगे, जो अभी रेट की बात हुई ना बाद में देखेंगे, बाद में रेट देख लेंगे, बाद में अभी सहमत हो लेते हैं कि इसको हमें खरीदना है। ये कौन सी बात हुई, वाइड, वाइड। इस पे वही मेयर वर्सेस बुचर का, मेयर बुचर का केस लिख लीजिएगा फिर से। इसमें क्या था, इसमें क्या था, तीनों चीज, प्राइस, मोड ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट, डिलीवरी का क्या है, मैनर ऑफ डिलीवरी, मैनर ऑफ डिलीवरी, ये तीनों चीज, देखिए तीन चीज किसी भी परचेज सेल के कॉन्ट्रैक्ट में तीन महत्वपूर्ण होता है, यही तीनों वहां नहीं डिसाइड हुई हैं। जब नहीं डिसाइड हुई है तो क्या होगा, वाइड होगा। इन्होंने कहा चलो ये सब बातें हम लोग बाद में समय समय पे तय करते रहेंगे, अभी हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि ये सब चीजें हम बाद में तय करते रहेंगे, एग्रीमेंट्स टू एग्री।
जो एग्रीमेंट हो रहा है वो एग्री होने के लिए हो रहा है या नेगोशिएट करने के लिए हो रहा है, एग्रीमेंट्स टू नेगोशिएट फ्यूचर में करेंगे, वॉइड। क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, हम लोग कोई बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, प्रिलिमिनरी नेगोशिएशंस, और क्या हो रहा है, वो कोई एक डेफिनेट शेप ले ले, हम लोग कोई बातचीत कर रहे हैं, हेडिंग जो है वो प्रिलिमिनरी नेगोशिएशंस टेकिंग डेफिनेट शेप। प्रिलिमिनरी नेगोशिएशंस टेकिंग डेफिनेट शेप। हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं, हम इसमें क्या करेंगे, प्रारंभिक वार्तालाप, जब कोई एक डेफिनेट शेप, निश्चित रूप ले ले, भाई कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, कोई भी डीलिंग होगी, तो उसमें जब बात करेंगे तो बात करने के बाद ही ना चीजें कोई डेफिनेट उसमें आती हैं, एक जो मोड होगा, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के ट्रक्स होंगे, उस रूप में तभी ना आएंगी जब हम इसमें बात करेंगे। तो अगर बात करते करते चीजें एक शेप में आ जाए कि ठीक है ये चीजें हो सकती हैं, चलेंगी, इनके आधार पे एक एग्रीमेंट को हम इन्फोर्स करा पाएंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे, तो वो क्या होगा, वैलिड होगा, ठीक है। तब जो पार्टीज होंगी उनको कंपेल किया जा सकेगा कि जब ये प्रिलिमिनरी नेगोशिएशंस हैं, जब वो एक तरह से कह लें क्रिस्टलाइज्ड हो जाए, मतलब वो मूर्त रूप लेने लगे, वो एक शेप ले लें और एग्रीमेंट का एक जो फॉर्मल बात होगा उस रूप में आ जाए, इसका कहने का ये आशय है। जब बातचीत शुरू करते करते वो एक ठोस बात में तब्दील हो जाए कि हाँ अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ये एग्रीमेंट हो सकता है, तब क्या होगा, वो कंपेल किया जा सकता है। इसमें एक केस है हेलास एंड कंपनी, HILLAS, हेलास एंड कंपनी वर्सेस एरकॉस लिमिटेड। इसमें क्या था, कुछ लकड़ी का खरीद फरोख्त कर रहा था, सॉफ्ट टिम्बर कुछ रहा होगा। यह हुआ था कि ठीक है, जो अभी ईयर चल रहा है इसमें हम आपसे, बायर कहता है कि 1930 जो ईयर चल रहा है इसमें आपसे हम 22,000 क्या होगा, टन्स होगा, ठीक है, 20,000 यूनिट्स कुछ नहीं होंगी, 20,000 यूनिट्स कह सकते हैं, आपसे मैं इसको खरीदूंगा, ठीक है। और क्या होगा, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इसी बात पे, इसी रेट पे मैं आपसे 1931 में 1 लाख यूनिट्स ले लूंगा। ये देखिए प्रारंभिक वार्तालाप थी और वो क्रिस्टलाइज हुई कि ठीक है 22,000 आप इस साल दे दीजिए और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मैं आपको इसी शर्त पे 1 लाख यूनिट्स 1 लाख यूनिट्स विल बी बॉट बाय मी इन नेक्स्ट ईयर 1931। अब इसमें जो सेलर होता है, सेलर के मन में कहीं ना कहीं बेईमानी आ गई, वो कहता है अगले साल कि कोई संविदा थी नहीं, कोई निश्चितता थी नहीं, कोई सर्टेनिटी थी नहीं, अनसर्टेनिटी क्या होगी, क्वालिटी आपकी चेक हो चुकी है, 1 साल आपसे लिया गया, ये आदमी लेगा, डिफॉल्टर नहीं, ये सही हो ही गया, जो रेट होगा वो फिक्स ही है, तो आप इसको क्यों नहीं सप्लाई करोगे, या तो उसी समय बात करते हैं कि नहीं ठीक है उस समय की बात उस समय, अभी कोई बात नहीं, अभी जब आपने उसको बात किया तो उसने किसी और से बात नहीं की होगी, हो सकता है, तो आप क्यों नहीं सेल कर सकते हो, आपको सेल करना पड़ेगा, ठीक है। ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मामला था, इसको आप चाहें तो मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो जब बातें डेफिनेट होने लगे तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अब देखिए पार्शियल अनसर्टेनिटी,
पार्शियल का जैसे वहां आया था वैसे यहां भी आ गया। हेलो सर। हाँ सर बताएं। सर उसने कहा कि सब कुछ ठीक रहा तो हम ले लेंगे, तो सर इसमें बाध्यता कहाँ है? नहीं, सब कुछ ठीक रहा इन द सेंस कि अगर कोई नेचुरल हजार्ड नहीं हुआ, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई, हम और आप जिंदा रहे नॉर्मल कोर्स में, तो हम आपसे ये सप्लाई लेंगे। रेट, क्वालिटी, सब कुछ यही रहेगी। तो इसमें अनसर्टेनिटी सिर्फ इतनी ही ना कि हम लोग अगर जिंदा रहे तो, हमारा व्यापार चलता रहा तो आप सप्लाई क्यों नहीं करोगे भाई? आप उस समय बोल दो कि ठीक है उस समय का उस समय देखेंगे। आप एक तरफ से तर्क करो तो दूसरे तरफ से भी तर्क लो, ठीक है। फिलहाल हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने यही किया था, मेरा कोई डिसीजन नहीं है। पार्शियल अनसर्टेनिटी, कल मैंने आपको एक केस इसीलिए नहीं बताया क्योंकि उसमें क्या था कि कोर्ट ने कहा था पार्शियल या फुल रेस्ट्रेंट दोनों वैलिड होगा। मैं जानबूझ के उस केस को स्किप कर गया क्योंकि उस चीज पे कोर्ट खुद कह रही थी कि दोनों को मानेंगे और उसको स्टैंडर्ड उन्होंने डेफिनेशन ली थी। कौन सा केस था एग्जैक्टली मैं अभी मिस कर गया हूं, तो उस केस को ही मैंने नहीं रखा आपके सामने, ठीक है। बुक देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। पार्शियल अनसर्टेनिटी क्या होगी? अगर पार्शियल अनसर्टेनिटी है तो ठीक है, वायड हो सकता है, लेकिन अगर ये कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन, यही वाला कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन, अगर ये जो पार्शियल अनसर्टेनिटी है इसको सर्टेन कर सकते हैं, बना सकते हैं, थोड़ा उस पर विचार करें तो शायद कुछ रास्ता निकल आए, वो अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी, तो क्या होगा? तब वो वैलिड होगा, ठीक है। ऐसी स्थिति में वैलिड होगा। आप हेडिंग पहले लिखेंगे कि ऐसी स्थिति में वो एग्रीमेंट में भी वैलिड। लेकिन अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? तो एक्सप्लेन करने के लिए आपको चाहिए होगा केस लॉ। केस लॉ में एक है KOLIA, कोलियापारा, कालियापारा क्या है? कालियापारा। KO है कि ये है? चलो ओ है ना, हाँ। कोलियापारा, श्री रामुलु, साउथ का नाम है, श्री रामुलु वर्सेस क्या था? टी अवस्थ नारायणा, AWASTHANARAYAN। देखिए बहुत सारे केसेस मत पढ़िएगा, एक एक में एक एक आप लिख लेंगे, बहुत है, इतना छोटा सा ही है, इसमें 10-10 केसेस नहीं डालना है। ये मामला था सुप्रीम कोर्ट का, इसलिए मैं इसको आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसमें क्या था, सारी चीजें निर्धारित थी, मोड ऑफ पेमेंट बस इतना नहीं निर्धारित था, बाकी रेट, डिलीवरी का तरीका, मैनर ऑफ डिलीवरी, प्लेस, टाइम, सब कुछ फिक्स था, बट ओनली मोड ऑफ पेमेंट वाज नॉट सर्टेन इन दैट केस। तो ये उतना महत्वपूर्ण तो नहीं लग रहा है ना। अगर इस पे मान लीजिए ये पार्शियल अनसर्टेनिटी है, एग्री, लेकिन क्या ये कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन नहीं हो सकता? क्या हो सकता है भाई, हो गया सप्लाई, पैसे का विवाद है, ठीक है, कैश दे दो, चेक दे दो, डीडी दे दो, जो भी कर सको कर दो, ये सर्टेन किया जा सकता है। यहां पे ये बहुत परफेक्ट मामला है इस पॉइंट पे। कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन, ये इस योग्य है कि इस विवाद को, इस अनसर्टेनिटी को सुलझाया जा सके, उसको सर्टेन किया जा सके। ये तो बात समझ में आ रही होगी ना। तो इसलिए इस केस को वैलिड बनाया गया, ठीक। यहां पे इनवैलिड नहीं हुआ। इसी तरह से एक केस और देख लेते हैं, इसको देख लीजिएगा, कोलियापारा, PARA है, COLLIA
RA, श्री रामुलु वर्सेस टी अवस्था नारायणा नाम है, बुक पे होगा जरूर। तो एक केस और इस पे देखते हैं कि उसमें क्या था मामला, वो भी पार्शियल अनसर्टेनिटी का है। उसमें क्या है, निकोलिन लिमिटेड वर्सेस सिमॉन्स। निकोलिन लिमिटेड वर्सेस सिमॉन्स, साइमन सिमॉन्स जो भी बोला जाए। एक एग्रीमेंट होता है, उसमें जो बायर होता है ना, एक्सेप्टेंस ऑफर ये सब समझ ही चुके हैं। जब ये एक्सेप्टेंस देता है, जब ये एक्सेप्टेंस देता है तो एक्सेप्टेंस में क्या लिख देता है, लिख देता है कि दैट एक्सेप्टेंस इज द सब्जेक्ट टू द यूजुअल कंडीशंस ऑफ एक्सेप्टेंस ओनली। क्या लिख देता है कि ये जो एक्सेप्टेंस दी जा रही है ये प्रचलित शर्तों के अधीन होगी, प्रचलित शर्तों के अधीन। दिस एक्सेप्टेंस इज अंडर यूजुअल कंडीशंस। जो भी स्टेट में कंडीशंस होती होंगी, एक्सेप्टेंस, यूजुअल कंडीशंस ऑफ एक्सेप्टेंस। बस ये शर्त याद रखिएगा शब्द कि जब उसने एक्सेप्टेंस दिखा दिया तो ये लिख दिया कि ये जो स्वीकृति है, ये एक्सेप्टेंस है, दैट इज अंडर यूजुअल कंडीशंस ऑफ एक्सेप्टेंस। इतना लिख के दे दिया, बाकी सब चीज हो गया। अब बाद में ये शर्तें क्या है, प्रचलित शर्तें क्या है, उससे पूछा गया, कोई जवाब ही नहीं दे पाया। ठीक है, कोई अगर एडवर्स नहीं है प्रचलित शर्त, अगर प्रचलित शर्तें जो हैं, जो वहां पे कंडीशंस चल रही हैं, वो कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं डाल रही हैं, तो क्या होगा, तो क्या होगा, क्या ये बैड हो जाएगा? क्या एडवर्स इफेक्ट कोई नहीं पड़ रहा है, कोई आप अलग से अधीन दिखा भी नहीं पा रहे हो कि कोई अलग से कंडीशन होती है जिसको कि बायर को फुलफिल करना चाहिए था। ठीक है, नहीं, जिसको सेलर को फुलफिल करना चाहिए, बायर के द्वारा किया गया था, बायर के द्वारा किया गया। तो जब नहीं कर पाए तो कोर्ट ने कहा ठीक है, इसको वॉइड नहीं मानेंगे, इसको मानेंगे कि जो आपकी उस एग्रीमेंट में कंडीशंस थी वही इसकी शर्तें हैं। कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन किया जा सकता है। यहां कुछ ऐसा नहीं था जिसको हम सर्टेन न कर पाते। ठीक है, कोई शर्त नहीं है, कोई जो यूजुअल कंडीशंस ऑफ एक्सेप्टेंस है, कोई ऐसा सच नहीं है, आपने दिया, ठीक है, जो कंडीशंस आपकी है वही मान ली जाएंगी और वो मान लेंगे, कोई गलती ही नहीं, तो यहां पे वैलिड हुआ। ठीक है, तो यहां तक हम चीजें, इतने ही केस लॉज आपके लिए पर्याप्त है, इसमें इतने ही पॉइंट्स है ही है, और क्या बताया जाएगा इसमें। एक उसमें लिखा गया लॉकआउट एग्रीमेंट, उसके बारे में आप जानना चाहें तो जान ले, कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये खत्म हो जाएगा, लॉक आउट एग्रीमेंट। पता नहीं आज क्या हो गया, उस पर नहीं चला। लॉकआउट एग्रीमेंट्स क्या होता है भाई, कोई बता सकता है क्या? सर एग्रीमेंट टू इंक्रीज वेजेस, ये क्या है सर? उसमें कुछ है नहीं यार, उसमें यह है कि क्या कहा गया उसके बारे में आप बताइए मुझे, क्या कहा गया? सर उस टॉपिक देखे थे सर, पढ़ लीजिएगा, टॉपिक कुछ नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा। भाई साधारण जो वेजेस बढ़ाए जाते हैं वो तो आपके हित में होते हैं ना, तो अगर कोई एडवर्स वहां पे मामला नहीं है तो वेजेस बढ़ाने का एग्रीमेंट वाइड थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, जानबूझ के मैंने छोड़ा, उसमें कुछ है नहीं ऐसा था। तो जो भी इंक्रीमेंट टू वेजेस है वो क्या वाइड हो जाएगा क्या, हम आपने किया है बस। हाँ, कोई मतलब आर्बिट्रेरीनेस या अनरीजनेबिलिटी ऐसा कुछ नहीं है, बाकी तो आपके हित के लिए होता है, होना चाहिए। अब जाके जुड़ा। ठीक है, तो एक है लॉकआउट एग्रीमेंट्स। नहीं समझ में आएगा तो हम बता देंगे, फिर आप बताइएगा। लॉकआउट एग्रीमेंट्स, लॉकआउट एग्रीमेंट्स क्या होता है? हमने आपसे बात किया, इसको मैं एक बार कहीं बता चुका हूं थोड़ा सा, बी कंसिडरेशन में शायद बताया था
आपको कुछ चीज सेल करनी है, ठीक है, सेल करनी है ए को, बी से अच्छा खासा इन्होंने कंसिडरेशन ले लिया है। मान लीजिए 5,000 की चीज थी, 3,000 रुपए इन्होंने ले लिया, ठीक है, 3,000 रुपए लेके रख लिया और इनको एक टाइम देते हैं कि ठीक है इस टाइम तक, ये जिसको कहते हैं एडवांस देके फ्री, तो ये 3,000 लेके कह सकते हैं ठीक है इतने टाइम तक मैं और किसी पक्षकार से और किसी आदमी से बात नहीं करूंगा इस चीज को सेल करने के लिए। मान लेता हूं कि आप लेंगे, तो उस टाइम के लिए क्या हुआ, मान लीजिए इन्होंने 6 महीने का, साल भर का समय दे दिया, 1 साल का समय दे दिया, तो इस दौरान क्या होगा, लॉकआउट रहेगा, लॉकडाउन नहीं रहेगा, लॉकआउट रहेगा। तो 1 साल तक ये किसी और को नहीं बेचेंगे, फिर लॉकआउट एग्रीमेंट हुआ। हाँ, अगर समय का निर्धारण नहीं दिए हैं तो वो वाइड हो जाएगा, क्योंकि कब कितने समय तक कोई इंतजार करेगा। समय अगर स्पेसिफाइड है, इन्होंने एक अच्छा खासा कंसिडरेशन ले लिया है, तब तक ये उस टाइम तक वेट करने के लिए बाध्य हैं, ठीक है। तो हमारी अनसर्टेनिटी यहां पे खत्म होती है। आप हम तो सोचे थे जल्दी हो जाएगा। जो रूम रेंट जो एडवांस देते हैं वो इसमें आता है क्या सर, लॉकआउट एग्रीमेंट में? क्यों नहीं आ सकता? रूम रेंट तो यार रेंट तो अलग हो गया ना, उसमें तो आप तय करते ही हैं कि हमको ये चाहिए, इस रेंट पे हम रहेंगे, आप जाके रह रहे हो, तो उसको इसमें क्यों खींच रहे हो? हाँ, अगर उस घर को खरीदने की बात कर लो, जहां रूम पे रह रहे हो घर खरीदने की बात कर लो कि ठीक है 1 करोड़ का है, 60 लाख ले लो, तो 1 साल बाद हम तुमसे 40 लाख देके लिखा लेंगे इसको, तब इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्लास को यहां खत्म करते हैं, हम लोग फिर डिस्कस करते हैं आगे और 30 पे बात करेंगे, ठीक है।